क्या आप एसी के एमसीक्यूज बिना गलती के सॉल्व करना चाहते हैं? कैसे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आप बगैर किसी गलती के हल कर सकते हैं, वो भी एकमात्र वीडियो की यूज से। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन फ्यूल में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको एमसीक्यूज में मदद करने के लिए मैं एक यहाँ स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज की ये 7वीं वीडियो है। आज हम पिछले 14 साल के PYQ सॉल्व करेंगे। जिस छात्र को कुछ भी नहीं आता है उसके लिए वीडियो वरदान के समान है। इस वीडियो में आपके लिए एकदम सरल एक्सप्लेनेशन है और हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल सॉल्यूशन है, जिससे आप एक क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए बगैर देरी के शुरुआत करते हैं इस MCQs की वीडियो को एकदम सरल भाषा में। पहला क्वेश्चन है, बाह्य यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। तो ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग कहते हैं डायनेमो। डायनेमो। और ऑप्शन कौन से में मिलता है हमें? दूसरे ऑप्शन में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डायनेमो। यहाँ कुछ और बातें सुन लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को परिवर्तित करता है। वोल्टेज को परिवर्तित करता है। मोटर क्या करती है? मोटर क्या करती है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। लगाते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। संधारित्र के प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति के साथ किस प्रकार संबंधित है? तो इसको समझने के लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। संधारित्र की प्रतिघात। संधारित्र की प्रतिघात, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात। इसको दर्शाते किससे हैं? XC से, और इसका मात्रक होता है ओम। और इसी C का फॉर्मूला जो है, यानी सूत्र जो होता है, वो होता है 1/ओमेगा C, या इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। ओमेगा की जगह पर लिखेंगे 2πf × C। तो जो XC है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ आंसर होगा, अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो संधारित्र की प्रतिघात का मान घटेगा। यदि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो प्रतिघात घटेगी, और आवृत्ति घटाएंगे तो प्रतिघात बढ़ेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी B फॉर बाहुबली। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, या तो घटता है या तो फिर बढ़ता है। लगाते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर युक्ति है, इसको हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। क्या करता है? AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर को केवल AC के साथ यूज करते हैं। अगर हम थोड़ा और देखें ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर होते हैं 2 टाइप के। एक को बोलते हैं ऊंचाई यानी स्टेप अप, और एक को बोलते हैं अपचाई यानी स्टेप डाउन। ऊंचाई क्या करता है? यह AC वोल्टेज को बढ़ा देता है और धारा की प्रबलता को घटाता है। लेकिन अगर बात करें अपचाई की, तो वह AC वोल्टेज को घटाता है और
धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में हमें दिया गया है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली N1 और N2 की लपेटे है, तब बात हो रही है ऊंचाई ट्रांसफार्मर की। तो यहां देख सकते हैं इसकी प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कम है और इसकी द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो है अधिक। तो यहाँ आंसर ऐसे देख सकते हैं, अगर प्राथमिक कुंडली में N1 फेरे हैं और द्वितीय कुंडली में N2 फेरे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा N2 बड़ा है N1 से। तो देख लेते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। या इसी चीज को यहाँ भी दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 छोटा होगा 1 से, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 बड़ा होगा 1 से। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो ऐसा वाला या तो फिर ऐसा। तो देख लेते हैं ऐसा किस में दिया है। तो ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर बी में, नीचे वाला, N2 अपॉन N1 ग्रेटर देन 1। यहाँ दिया गया है इनमें से कौन सही है। सत्य औसत शक्ति गुणांक बराबर 1, औसत शक्ति गुणांक बराबर सत्य औसत शक्ति आभासी शक्ति, सत्य गुणांक गुणा आभासी शक्ति बराबर वास्तविक शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति गुणांक बराबर सत्य औसत शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। इसको यहां लिख देते हैं, शक्ति गुणांक इसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है सत्य औसत शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। अगर बात करें पावर फैक्टर, तो इसको लिखते हम किससे हैं, इसको दर्शाते हम cos फाई से। अगर यहाँ थोड़ा और आगे देखें तो हमें मिलेगा, अगर किसी परिपथ में मैं केवल R लगा है या L लगा है अथवा C लगा है, तो इनके लिए शक्ति गुणांक का मान अलग अलग रहेगा। इसके लिए शक्ति गुणांक cos फाई का मान रहेगा 1, और इन दोनों के लिए cos फाई यानी शक्ति गुणांक का मान रहेगा 0। अब देखते हैं अपना छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में दिया है प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात और यहाँ धारतीय प्रतिघात नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए प्रेरक प्रतिघात का मात्रक है। तो हम सभी जानते हैं इसका मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों के यहाँ फॉर्मूले भी देख लेते हैं। अगर धारतीय प्रतिघात की बात करें, धारतीय प्रतिघात इसको दर्शाते हैं हम XC से। फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C या 1/2πfc। अगर बात करें प्रेरण प्रतिघात, तो इसको दर्शाते हैं XL से। फॉर्मूला होता है ω/L या यह 2πfc। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है LC परिपथ में अनुनादी आवृत्ति का मान होता है f0 बराबर 1/2π√LC। अगर यहाँ देखें तो आता कैसे है, अगर इसके लिए हम यहाँ व्यंजक देख लें तो मिलता है ω/L = 1/ωc। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हमें मिलेगा LC या ओमेगा बराबर मिलेगा √LC। अगर यहाँ हम ओमेगा को 2πf लिखें तो हमें मिलेगा √LC या
एफ बराबर 1/2 पाई √LC। तो ये वाला इसका सही आंसर होना चाहिए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ दिया गया है धारा के मूल माध्य वर्ग मान और उसके शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा से क्या अनुपात होता है। धारा का वर्गमाध्य मूल मान, इसको बोलते हैं हम RMS, और शिखर मान को हम लोग बोलते हैं I0। इन दोनों में रिलेशन देखें, यानी संबंध, तो मिलेगा IRMS बराबर होता है I0/√2। अगर हम यहाँ I0 को नीचे लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IRMS/I0 = 1/√2। तो देख लेते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है LCR परिपथ जो श्रेणी क्रम में है, अनुनाद के लिए क्या शर्त होती है। तो याद रखेंगे अनुनादी परिपथ के लिए शर्त होती है ऑप्शन नंबर सी, ω/C = 1/ωL या ω/L = 1/ωc। दोनों में से कोई भी एक शर्त हो सकती है। अगर हम अनुनादी परिपथ को देखें, अनुनादी परिपथ, तो अनुनादी परिपथ क्या होता है। ऐसा LCR परिपथ जिसमें XL और XC के मान बराबर हो, या ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। तो यहाँ से हमें अनुनादी परिपथ भी पता चल जाता है और उसकी शर्त भी। शर्त और अनुनादी परिपथ दोनों हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम क्या याद रख सकते हैं, अनुनादी परिपथ में XL और XC के मान बराबर होते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही समान कला में होते हैं। अब चलते चलते हम पहुंच गए हैं 10वें क्वेश्चन पर, और 10वें क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है चौक कुंडली का शक्ति गुणांक। तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, 0। इसको हम फॉर्मूले की मदद से भी समझ लेते हैं। पहले चौक कुंडली देख लेते हैं होती क्या है। तो चौक कुंडली एक उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध की कुंडली होती है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ प्रेरकत्व उच्च रहता है। अगर प्रेरकत्व उच्च है तो इस केस में जो फाई का मान रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम cos 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलेगा 0। तो यहाँ शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा, 0। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, यहाँ माध्य मान की जगह हमसे औसत मान भी पूछ सकता है। यहाँ अगर डायग्राम की मदद से देखें, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें मिलता है पहला जो अर्धचक्र होता है वो धनात्मक होता है और दूसरा जो अर्धचक्र होता है वो ऋणात्मक होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ तक लगाने में से एक पूरा चक्कर लग जाता है। तो पूरा चक्कर जो होता है वो होता है 0 से लेके 360 डिग्री तक, और यहाँ अगर देखें तो यहाँ में मिलता है 180 यानी पाई। तो इसका पहला चक्र धनात्मक है और उतना ही दूसरा चक्र ऋणात्मक है। तो हमें ओवरऑल क्या मिल जाता है, 0। तो याद रखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में
औसत मान कितना होता है? 0। अगर हमसे यही पूछा जाता कि अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो याद रखेंगे इसका औसत मान आता है 2I0/π, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.636 I0। यहाँ कुछ बातें और याद रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्टर मान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्टर में क्या दिया गया है? तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे अगर हमसे पूछा जाए cos फाई या sin फाई या cos 2 फाई या sin 2 फाई, जो इसका औसत मान रहेगा, इनका एक पूर्ण चक्र में औसत मान क्या मिलेगा? 0। वहीं अगर हमसे साइन स्क्वायर फाई या कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू पूछी जाए, तो इसका जो औसत मान मिलेगा वो हमें मिलेगा 1/2। 12वें नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो हम अभी पढ़ चुके हैं। तो संधारित्र के लिए जो शक्ति गुणांक होगा वो होगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? जस्ट अभी देख के आए हैं, आंसर कितना होगा? ए, 2I0/π। यहाँ 14वें क्वेश्चन में दिया गया है ट्रांसफार्मर के क्रोड को प्रचलित बनाया जाता है, क्यों? ताकि क्या हो सके? उच्च धारा प्रवाहित हो सके, उच्च विभव प्राप्त हो सके, भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि को कम कर सकें, अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि को कम करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, शक्ति गुणांक किस किस के बीच बदलती है? तो शक्ति गुणांक किस किस के बीच बदलती है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखेंगे डायनेमो काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला है प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक बताना है। याद रखेंगे शक्ति गुणांक को हम किससे दर्शाते हैं? cos फाई से। फॉर्मूला भी देखें तो फॉर्मूला होता है R/Z। अगर पूछे शक्ति गुणांक कैसी राशि है, तो शक्ति गुणांक विमाहीन राशि है। अगर आगे देखें किस किस के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है, तो प्रतिरोध के लिए शक्ति गुणांक रहेगा 1, और कुंडली एवं संधारित्र इन दोनों के लिए जो शक्ति गुणांक रहेगा वो रहेगा 0। इसीलिए इन दोनों में जो औसत शक्ति क्षय होता है, यानी औसत शक्ति क्षय, वो होता है 0। और जब शक्ति का क्षय 0 हो जाता है, जब शक्ति का क्षय 0 हो जाए, उसे शक्तिहीन या वाटहीन धारा कहते हैं। शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? इसके पहले देख के आए हैं। इसका फॉर्मूला होता है R/Z। तो यहाँ देख लेते हैं R/Z किस में दिया गया है, तो मिलता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो 18वें क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे दिया गया है, लंबी दूरी तक शक्ति संप्रेषण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर संप्रेषण केंद्र पर होना चाहिए। कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं? तो लंबी दूरी तक शक्ति भेजने के लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ऊंचाई। अगर हम यहाँ देखें एक, तो अगर बात करें ऊंचाई ट्रांसफार्मर की, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो यहाँ अगर एक इसका संकेत बना दें तो इसका संकेत कुछ इस टाइप से रहेगा। इसकी अगर देखें प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो द्वितीय कुंडली से कम होती है। और अगर बात करें इसका परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात, इसका मान क्या रहेगा? 1 से अधिक। अगर बात करें इसमें मिलता क्या हमें? यह है एसी वोल्टेज को बढ़ाता है। अगला है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड हम किसका बनाते हैं? मुलायम लोहे का। इसमें और भी चीजें देख लेते हैं। एनलिको क्या होता है? एनलिको एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। अब इसके क्या किए जाते हैं? जिसके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तांबा क्या है? तांबा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो यहाँ क्या है? इसका क्या यूज होगा? इसके संवहन तार बनाए जाते हैं। अगर बात करें तांबे क्या, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है। एक एलसीआर परिपथ में धारा 1/2 कला में वोल्टेज से आगे पीछे रहती है, n/2 कला से वोल्टेज से आगे रहती है, आवृत्ति पर निर्भर करते हुए आगे या पीछे रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज पे आगे पीछे रहती है। कैसे? यहाँ देख लेते हैं। अगर एलसीआर का फेजर आरेख बनाए तो यहाँ देखें, अगर धारा एक ही है, यहाँ धारा है आई, अगर आर के लिए देखें तो हमें मिलेगा यहाँ वी आर, और सी के लिए देखें तो हमें यहाँ मिलेगा 90 डिग्री का कलांतर। वी सी अगर यहाँ देखें तो हमें मिलेगा वी एल, यहाँ भी 90 डिग्री। अगर हम यहाँ देखें तो धारा समान कला में भी है, आगे भी है और पीछे भी है। तो इसमें आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। याद रखेंगे तप्त तार अमीटर क्या नापता है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। ट्रांसफार्मर के क्रोड लेमिनेटर रखा जाता है, यानी परतदार। इसको क्या रखेंगे? परतदार क्यों रखा जाता है? तो याद रखेंगे ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा A4 अर्जुन सर। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेटर रखने का कारण क्या मिला? हमें मिला है यहाँ ऊर्जा क्षय, यानी ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए हम ट्रांसफार्मर के क्रोड को लेमिनेटेड या परतदार रखते हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार रखने का कारण थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। हमें यहाँ रखते हैं परतदार, क्यों? ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ ऊर्जा क्षय तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ आंसर आएगा भंवर धारा। तो भंवर धारा को रोकने के लिए भी ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार रखा जाता है। अगला एक ट्रांसफार्मर की दक्षता का अनुपात है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम ईटा से दर्शाते हैं।
यहाँ जो दक्षता होती है वो होती है निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति। अगर हम बात करें एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए तो आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो होती है 1 या 100%। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ आंसर आएगा लब्ध शक्ति एवं निवेशी शक्ति का अनुपात। निर्गत शक्ति को हम लब्ध शक्ति बोलते हैं और निवेश को निवेश शक्ति, इसलिए जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। एक प्रतिदीप्ति लैंप में चौक कुंडली का उद्देश्य क्या है? धारा को बढ़ाना, कम करना, किसी क्षण वोल्टेज को बढ़ाना या कोई नहीं। तो याद रखेंगे यहाँ जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा में कमी करना। चौक कुंडली का जो काम होता है, चौक कुंडली का कार्य, चौक कुंडली का काम है धारा को नियंत्रित करना। और हम यहाँ देख भी सकते हैं चौक कॉइल होती कैसी है, तो यहाँ आपको डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है स्वप्रेरण पर, परस्पर प्रेरण पर, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, ऊष्मन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा बी, परस्पर प्रेरण। परस्पर प्रेरण को हम एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है अन्योन प्रेरण। तो यहाँ या तो आंसर में परस्पर प्रेरण हमें दिया रहेगा या तो फिर अन्योन प्रेरण। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? तो हम अगर XC देखें तो हमें फॉर्मूला पता है 1/ओमेगा C। अगर इस ओमेगा की जगह पे हम रख दें 2πf, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं 2πf और C। अगर हम देखें दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए हम सभी जानते हैं दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है यानी F, वो होती है 0। अगर हम F का मान यहाँ 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/0, या इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अनंत। यानी जो XC है या हम ऐसा कह सकते हैं संधारित्र। संधारित्र क्या करता है? दिष्ट धारा को रोकने का काम करता है। तो देख लेते हैं ऐसा कहाँ दिया गया है, किसके लिए? अनंत प्रतिरोध का काम करेगा। अनंत प्रतिरोध का काम किसके लिए करेगा? दिष्ट धारा के लिए। तो यहाँ सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, DC के लिए। 28 यानी 28वें नंबर का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? DC के लिए। भारत में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो इसको हम बरबली कर लेते हैं। इसका आंसर रहेगा 50 रटज। भारत में जो धारा की आवृत्ति रहती है वो होती है 50 रटज, और जो वोल्टेज रहते हैं वो होते हैं 220 वोल्ट। दिष्ट धारा की आवृत्ति है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है 0। अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ती है? तो अपचायी ट्रांसफार्मर में धारा का मान बढ़ जाता है, यानी धारा की प्रबलता बढ़ती है। तो यहाँ धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। अगर अब देखें इस चीज का उपयोग किस में किया जाता है, तो जो वेल्डिंग हम जिससे करते हैं, वेल्डिंग के कार्यों में, तो वेल्डिंग के कार्यों में हम कौन से ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? अपचायी। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस प्रभाव को कम करने के लिए लैमिनेटेड किया जाता है? तो उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, बाहर धारा को कम करने के लिए। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। हम सभी जानते हैं संधारित्र क्या करता है? DC को रोकता है। संधारित्र DC को रोकता है, लेकिन AC के लिए क्या करता है? AC को आराम से
बहने देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसी के लिए। प्रत्यवर्ती परिपथ में बाध्यहीन धारा है, यदि परिपथ में है तो परिपथ में केवल जब एल होगा तो जो धारा होगी वो कैसे होगी, बाध्यहीन धारा, या केवल एल या केवल सी या एल सी। इन सब के लिए जो प्रत्यवर्ती परिपथ में धारा होगी वो कैसी होगी, बाध्यहीन धारा। बाध्यहीन धारा होती क्या है, बाध्यहीन धारा होती है कि ऐसी धारा जिसमें धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन उसमें जो टोटल शक्ति क्षय है उसका मान क्या हो जाता है, शून्य। अगला है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो प्रत्यवर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, याद रखेंगे ऊष्मीय प्रभाव। यहां दिया गया है शुद्ध संधारित्र एक तो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है। अगर संधारित्र के लिए मैं धारा देखें तो धारा का समीकरण हमें मिलता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटे 2। और अगर यहीं वोल्टेज के लिए सूत्र देखें तो लगेगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब हमें देखना है धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, तो कालांतर को हम फाई से लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे धारा की कला माइनस वोल्टेज की कला। धारा की कला हमें कितनी मिलती है, ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2 माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हुआ और फाई का मान बोला 1/2। तो यहाँ आंसर आएगा पाई अपॉन 2। यानी जब शुद्ध संधारित्र लगा रहता है तो प्रवाहित धारा और वोल्टेज के बीच कितने डिग्री का कालांतर पाया जाता है, 90 डिग्री का, यानी पाई बटे 2। और हम ऐसा भी क्या कह सकते हैं, इसमें धारा अग्रगामी और वोल्टेज पश्चगामी होता है। अगला वाला है निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो हमें यहाँ देखना है कौन सा आंसर इसके लिए सही होगा। यहाँ दिया गया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, निम्न वोल्टेज को बढ़ा देता है या निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो क्या होगा, यहाँ जो प्राथमिक कुंडली है इसका जो वोल्टेज होगा वो कम होगा, सॉरी यहाँ पी लिख लेते हैं, और इसकी जो द्वितीय कुंडली है इसके लिए जो वोल्टेज होगा वो होगा Vs। तो यहाँ हम जानते हैं द्वितीय कुंडली पर हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा और प्राथमिक कुंडली पर कम। तो इसका आंसर आएगा Vs ग्रेटर देन Vp। देख लेते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में है, Vs बड़ा होगा किससे, Vp से। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, Vs ग्रेटर देन Vp। और यदि यही अपचाई के लिए पूछा जाता तो अपचाई के केस में क्या होता, Vs इज लेस देन Vp। एक प्रतिरोधक तार के आर पार प्रत्यवर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। तो किसके द्वारा माप सकते हैं हम, एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग के द्वारा प्रत्यवर्ती धारा का वोल्टेज बड़ी आसानी से नाप सकते हैं। हम प्रत्यवर्ती धारा का वोल्टेज भी नाप सकते हैं और प्रत्यवर्ती धारा की धारा भी नाप सकते हैं। धारा मापने के लिए भी तप्त तार अमीटर का यूज किया जाता है और वोल्टेज नापने के लिए तप्त तार वोल्टमीटर का।
अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो याद रखेंगे इसकी वोल्टता घट जाती है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसकी वोल्टता का मान घट जाता है और धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। अगर यही हमें ऊंचाई पूछा जाता तो याद रखते धारा की प्रबलता घट जाती है और वोल्टेज बढ़ जाता है। एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए क्या शर्त होती है? अधिकतम धारा के लिए जो शर्त होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। इसमें होता क्या है, तो इसमें हमें मिलता है जेड या आर, इसका मान मिलता है अधिकतम। जब इसका मान अधिकतम होता है तो धारा का मान जो होता है वो होता है मैक्सिमम। और इसके लिए जो शर्त है वो शर्त होगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से हमें क्या मिलेगा? उच्च वोल्टेज और निम्न धारा। यहाँ देख लेते हैं किसमें उच्च वोल्टेज और निम्न धारा है। हमें मिल जाता है पहले ही ऑप्शन में उच्च वोल्टेज और निम्न धारा। यहाँ से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स चालू होते हैं। अब जो हमने ऑब्जेक्टिव किए हैं उन्हीं का जो निचोड़ है वो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में है। अगर हमने ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से पढ़े हैं इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम बड़ी आसानी से भी भर सकते हैं। उन्हीं ऑब्जेक्टिव की एक एक बात इसके अंदर छुपाई गई है। तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में आपके कितने नंबर आते हैं। प्रतिबाधा का मात्रक होता है, हम सभी जानते हैं प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम। चाहे हमसे यहाँ देख लेते हैं, चाहे हमसे प्रतिरोध पूछा जाए, चाहे हमसे प्रतिबाधा पूछा जाए और चाहे हमसे प्रतिघात पूछा जाए, इन तीनों के लिए जो मात्रक रहेगा वो रहेगा ओम। किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में यदि धारा बाटहीन है तो शक्ति गुणांक का मान होगा। अगर धारा बाटहीन है तो शक्ति गुणांक का मान होगा 0। ट्रांसफार्मर को खाली स्थान में प्रयुक्त नहीं कर सकते, तो याद रखेंगे ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयुक्त नहीं किया जाता। एक शुद्ध धारतीय प्रतिघात में धारा विद्युत वाहक बल से आगे होती है। कितनी डिग्री आगे होती है? π/2। अगर यहाँ देखें प्रेरकत्व में क्या होती है? π/2। तो इसमें वोल्टेज आगे होती है और धारा पीछे। तो जब प्रेरकत्व होता है तो उसमें धारा और वोल्टेज के बीच कितने डिग्री का कालांतर मिलता है? π/2 का। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात कितना होता है? तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात होता है वो होता है 0। प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का यूज किया जाता है। चौक कुंडली का प्रेरकत्व कैसा होता है? तो याद रखेंगे इसका प्रेरकत्व उच्च और प्रतिरोध रखा जाता है नहीं। किसी परिपथ का प्रतिरोध किसी परिपथ के प्रतिरोध का प्रत्यावर्ती धारा निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा की किस पर निर्भर नहीं करेगा? आवृत्ति पर। प्रेरित प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति के होता है। तो याद रखेंगे प्रेरक प्रतिघात यानी एक्सएल बराबर हमें मिलता है ओमेगा एल, या इसी को हम लिख सकते हैं एक्सएल बराबर 2πf और एल। तो यहाँ एक्सएल किसके समानुपाती है? एफ के। तो यहाँ आंसर आएगा प्रत्यावर्ती आवृत्ति के कैसा होता है? समानुपाती। और वहीं इसके लिए देखें तो इसके लिए आंसर आएगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होगा कैसे? फॉर्मूला देख लेते हैं। XC बराबर होता है 1/ωc। अगर इसको आगे देखें तो हमें मिलेगा 2πfc। तो XC F के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। किसी शुद्ध प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर होता है, तो शुद्ध प्रतिरोध और धारा के बीच कलांतर होता है 0। या हम ऐसा भी कह सकते हैं इसमें धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं।
अगला है श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रेरकत्व और संधारित्र पर उत्पन्न वोल्टता एक दूसरे से कला में होते हैं। तो एक दूसरे में जो कला होती है विपरीत या 180 डिग्री। प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 जबकि का शक्ति गुणांक 0 होता है। तो याद रखेंगे प्रेरकत्व और संधारित्र, इन दोनों का जो शक्ति गुणांक होगा वो होगा 0। एलसीआर परिपथ में धारा का आयाम अनुनाद की स्थिति खर स्थान होती है। तो धारा का आयाम कितना होता है? अधिकतम। एलसीआर श्रेणी परिपथ में धारा का आयाम यानी धारा कैसी मिल जाती है? तो याद रखेंगे अनुनादी परिपथ में धारा का मान हमें अधिकतम प्राप्त होता है। अगर हमसे पूछा जाए इसका शक्ति गुणांक तो याद रखेंगे अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है 1 और जो प्रतिबाधा होती है और प्रतिबाधा का मान होता है न्यूनतम। अनुनाद की स्थिति में एलसीआर का शक्ति गुणांक कितना होता है? जस्ट ऊपर ही लिखा है 1। ताम्र हानि को कम करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो ताम्र हानि को कम करने के लिए हम करते हैं तांबे के मोटे तार का उपयोग। अब यहां कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। तो पहला देख लेते हैं। अगर हमें यहां एसी परिपथ में केवल संधारित्र लगा है तो कुछ बातें देख लेते हैं। इसमें धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। कहने का मतलब है जो फाई का मान होगा वो कितना होगा? 0। तो अगर फाई का मान 0 होगा तो यहां मिलेगा हमें एक्सएल बराबर एक्ससी या tan फाई बराबर 0 डिग्री। अगर हम यहाँ शक्ति गुणांक देखें तो शक्ति गुणांक को हम कहते हैं cos फाई। तो शक्ति गुणांक का मान रहेगा 1 और इस कंडीशन में जो औसत शक्ति रहेगी यानी पी एवरेज वो रहेगी अधिकतम। और अधिकतम में भी कितनी? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अगर यहां देखें दूसरा पॉइंट, अगर किसी कुंडली में संधारित्र लगा है तो इसका आंसर क्या होगा? धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर π/2। अगर यहां देखें तो हमें एक्ससी का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 1/2πfc या 1/ωc। अगर डीसी के लिए इसको देखें तो डीसी के लिए एक्ससी का मान होता है अनंत। यानी जब संधारित्र जुड़ा हो यानी ये संधारित्र होता है वो डीसी को क्या करेगा? पूरी तरह से अवरुद्ध कर देगा, रोक देगा। अगर यहां देखें शक्ति गुणांक, अगर शक्ति गुणांक cos फाई देखें तो यहाँ cos फाई की जगह पर 90 रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। और इसमें जो शक्ति होगी, शक्ति यानी पी एवरेज, इसका मान भी होगा 0। देख लेते हैं यहाँ तीसरा सर्किट है जब इसमें क्या लगी हुई? कुंडली। तो इसमें भी क्या होता है? धारा और वोल्टेज के बीच π/2 का कलांतर होता है। अगर इसके लिए फॉर्मूला देखें एक्सएल बराबर हमें मिलेगा ओमेगा एल या
2πfl। अगर हम डीसी के लिए देखें तो डीसी के केस में एक्सएल का मान क्या होगा, 0। यानी जो प्रेरकत्व या प्रेरक कुंडली है वो दृष्ट धारा को बिल्कुल भी नहीं रोकती है, यानी दृष्ट धारा को आराम से बहने देती है। अगर आगे देखें इसके लिए शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक याद रखेंगे cos फाई, और फाई का मान अगर यहाँ 90 रखें तो मिलेगा cos 90 बराबर 0। अगर यहाँ प्रेरक कुंडली जुड़ी है तो शक्ति गुणांक का मान होगा 0। थोड़ा और नोट पॉइंट समझे। अगर हमसे पूछा जाए अनुनाद, तो अनुनाद क्या होता है? अनुनाद होता है जिसमें एक्सएल और एक्सी के मान आपस में कैसे हो जाएं, बराबर। तो अनुनाद की स्थिति में हमें शक्ति गुणांक पूछा जाए तो हम इसमें शक्ति गुणांक बताएंगे 1, और जो धारा का मान रहेगा, धारा रहेगी अधिकतम। अगर हमसे यहाँ प्रतिबाधा पूछे जाए तो प्रतिबाधा रहेगी न्यूनतम। अगर हम यहाँ अनुनाद के लिए फार्मूला भी देखें तो फार्मूला मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/√LC, या इसी को आगे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा F इक्वल टू 1/2π√LC। तो इतनी सब बातें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। हमें एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, याद रखना है। अगर आपकी इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे पर्सनली दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थे अल्टरनेटिंग करंट के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। 2025 से लेके 2012 तक के जितने भी क्वेश्चन थे इसके अंदर रख दिए गए हैं, और पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ इसके अंदर है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे छूट ना पाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।